प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैथिली शरण गुप्त का संकलित अंश आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है उसकी व्याख्या प्रारंभ करेंगे। अंश का नाम है चित्रकूट में राजसभा। इसका महत्व हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, आप लोग उसे देख लें। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे अवश्य कर लें। तो हम प्रारंभ करते हैं व्याख्या भाग। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम मोत्सुक उन भयातुर के थे वे। उद्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब जागृत हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। ये आपका पद है, इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। उटज अर्थात कुटिया, जहाँ राम जी ने जो कुटिया बनाई थी चित्रकूट में, उटज का अर्थ है कुटिया। नीले वितान अर्थात नीला आकाश, सुरों अर्थात देवताओं, उद्फुल्ल अर्थात शोभित या शोभायमान, पुलक पूर्ण अर्थात आनंदित, मह महकर अर्थात महकती हुई, गिरा अर्थात वाणी या जुबान, नीर निधि अर्थात सागर, भद्र यानी आदर सूचक शब्द, श्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं, अभिप्सित अर्थात मनोकामना। प्रसंग देख लेते हैं पहले हम। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित चित्रकूट में राजसभा की इन पंक्तियों में दर्शाया गया है कि अयोध्या से अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं लेकर आए भरत, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरुजन तथा श्रेष्ठ जन राम, सीता एवं लक्ष्मण के द्वारा भावभीना स्वागत प्राप्त करके प्रसन्न हुए और उसके बाद भरत के मन में उद्वेलित भावनाओं को सुनने के लिए राम की कुटिया के आगे एक सुंदर स्वर्णिम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भरत, श्री राम तथा कैकेयी के वचनों से इन पात्रों की मानवीय वृत्ति का उद्घाटन हो सका। संपूर्ण सभा राम भरत मिलाप के बाद जुड़ी। इस सभा का परिणाम जानने हेतु उत्सुक भयातुर हैं कि आगे क्या होगा। ये प्रसंग है, इसको आप थोड़ा संक्षेप में भी लिख सकते हैं। व्याख्या। सभी की उपस्थिति में राम भरत मिलन के बाद राम की कुटिया के आगे नीले आकाश के नीचे या नीले वितान, नील वितान नीले आकाश को कहा गया है, नीले आकाश के नीचे सभा का आयोजन हुआ। उस अद्भुत सभा की सुंदरता की कल्पना करते हुए गुप्त जी सोच रहे हैं कि नीले आकाश के नीचे बैठी सभा के लोग मानो आकाश में तारों की भांति
शोभायमान हो रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस सभा के परिणाम को जानने के लिए प्रत्येक सभासद और देवता लोग भय विस्मय से फटे हुए नेत्रों से उत्सुक दिखाई दे रहे थे। इस सभा एवं सभासदों के पास ही शोभायमान करौंदी के निकट हम कह सकते हैं, करौंदी से निकलकर सुगंधित वायु महकती हुई सभी को आनंदित कर रही थी, महका रही थी। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में खिला हुआ था। चांदनी छिटका रहा था, अर्थात उस रात्रि की चांदनी जैसी चांदनी अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखती। इस सुंदर मनोहर वातावरण में भगवान श्री राम अपनी सागर जैसी गंभीर वाणी में बोले कि हे भरत, मेरे श्रेष्ठ भाई, अब सभी के समक्ष तुम अपना अभीप्सित अर्थात तुम्हारा जो मनोवांछा है, तुम्हारी जो इच्छा है, उसे प्रकट करो। अचानक सुरम्य वातावरण में राम की इस सौम्य में या सौम्यता भरी गंभीर वाणी को सुनकर सभी सजग हो गए और सभी को क्षण भर ऐसा लगा जैसे सोते हुए अचानक स्वप्न भंग हो गया हो और वे जाग उठे हो। अर्थात सभी सचेष्ट सावधान हो गए कि आगे क्या होगा। अब हम विशेष देखते हैं। चित्रकूट की राजसभा का ऐश्वर्यशाली चित्रण गुप्त जी ने वातावरण की गंभीरता के साथ किया है। प्रथम 2 पंक्तियों में उत्प्रेक्षा रह रहकर या मह महकर में पुनरुक्ति प्रकाश उसे कहते हैं जहाँ पर उक्ति की आवृत्ति होती है। रह रहकर में रह की, मह महकर में मह की, नीर निधि जैसी एवं भंग हुआ ज्यों सपना में उपमा और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों की बहुलता के बावजूद भाषा भावानुकूल, सरल एवं सरस है। राम की वाणी में आदर्श एवं मर्यादा देखने को मिलती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। अब हम दूसरा पद देखते हैं। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, कह रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तदपि क्या अभागा। हाँ, इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। शब्दार्थ देखते हैं हम लोग। तरु यानी तरु तले का मतलब होता है वृक्षों के नीचे। अरण्य का अर्थ होता है वन। तनु यानी शरीर। तप्त का मतलब होता है जलते हुए या दुखी होते हुए। तात
अर्थात पिता दशरथ, जन्म अर्थात जन्म होना, उपेक्षा अर्थात अपमान। इसके अलावा प्रसंग देख लेते हैं, शब्दार्थ बाकी सब सरल ही है। चित्रकूट की राजसभा में जब राम सभी के सामने भरत से अपने आने का प्रयोजन, अपने मन की इच्छा पूछते हैं तो भरत बड़े ही शालीन शांत आचरण के साथ स्वयं को छोटा मानते हुए राम को प्रत्युत्तर देते हुए कि अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। श्री राम के पूछने पर भरत कहते हैं कि हे आर्य, सभी में श्रेष्ठ श्री राम, मुझे माता कैकेयी के सहयोग से कांटों रहित, समस्या रहित अयोध्या का राज्य मिल गया है। क्या अब भी मेरी कोई इच्छा है जो शेष रह गई है? माता कैकेयी के छल से आपने वन वन भटकते हुए वृक्षों के नीचे बसेरा पाया, इससे अधिक मेरी इच्छा और क्या हो सकती है? पिता ने आपके विरह में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, शरीर त्याग दिया। क्या इस पर भी इस अभागे भरत के मन में कोई इच्छा बाकी रह गई है? अर्थात हे राम, अयोध्या का राजा बन जाने के बाद आपके वनों में वृक्षों के नीचे कुटिया बना लेने तथा पिताश्री द्वारा आपके विरह में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देने के बाद मेरे इस तिरस्कृत जीवन में कुछ भी इच्छाएं शेष नहीं रह गई है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अथवा मैं इन सभी घटनाओं के बाद इच्छा मांगने का अधिकारी नहीं रह रहा हूँ। भरत आगे कह रहे हैं कि हे भ्राता, आपको वनवास देने, पिताश्री के देवलोक गमन के अपमान को कमाने के लिए ही शायद मेरा जन्म हुआ है। यही नहीं, अपनी ही माँ की कुमंत्रणा के कारण यह सब घटित हुआ। अतः उन्हीं के हाथों मुझे यह धिक्कारपूर्ण भावना सहनी पड़ रही है। अर्थात मेरी माँ ने ही मुझे इन बुरे कार्यों के लिए अपमानित, तिरस्कृत करवाया है। हे भगवान, अब मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ कि हमारा जो सुंदर हंसी खुशी से भरा परिवार जब माता कैकेयी की कुमंत्रणा व मेरे कारण ही नष्ट हो गया, तो अब मैं कौन सा भाई रह गया, कौन सा आर्य और मेरी कौन सी इच्छा जीवित रह गई है? भरत सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि अब हमारा घर ही नष्ट हो गया तो संसार में क्या शेष रह गया है? अथवा कुछ भी नहीं। विशेष देख लेते हैं। भरत का निर्मल, कलुषता रहित, सरल स्वभाव में स्वयं को भुलाना देना हमें सोचने पर बाध्य करता है। भरत के वचनों में
राम के प्रति श्रद्धा भाव तथा माता कैकेयी के प्रति व्यंग्य की भावना निहित है। अवतरण की भाषा संस्कृत में सरल खड़ी बोली है। पद की तीसरी एवं पांचवी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है तथा शैली प्रश्नानुकूल है, क्योंकि इसमें भरत ने जो भी कहा है वो प्रश्नमूलक शैली में कहा, तो शैली प्रश्नमूलक है। और यहाँ पर एक वक्रोक्ति भी है, यानी भरत जो कह रहा है वास्तव में वो राज्य प्राप्ति से खुश नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि अब मेरी कोई भी इच्छा बाकी नहीं, क्योंकि मुझे निष्कंटक राज्य मिल गया। इसमें वक्रोक्ति की भी छटा हमें देखने को मिलेगी। आत्मव्यथा प्रकट करने वाली है जो शैली है, वो आत्मव्यथा प्रकट करती है और प्रश्नमूलक है। तो अपन आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम आगे व्याख्या भाग जारी रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।